तैयारी डेफिनेटली डिफर करती है, क्योंकि इसका जो प्रीलिम्स आता है थोड़ा फैक्ट बेस आता है, थोड़ा सा हरियाणा जीके भी इसमें आती है, और इसमें जो सीसेट होता है उसके मार्क्स लगते थे। ये चीज अब चेंज हो चुकी है, शायद अब सीसेट के मार्क्स नहीं लगेंगे, बट मेरे टाइम पे लगे थे। तो मैंने सर 10-15 दिन पहले एक गोयला क्लासेस है चंडीगढ़ में, उसकी टेस्ट सीरीज लगाई थी। और मैंने 10-15 दिन सर खूब टेस्ट दिए। मार्च 31 को अगर पेपर था तो 15 दिन। अब उसको मैं यूपीएससी के लिए शायद नेगेटिव हो गया था कि बिल्कुल तैयारी छूट गई थी, बट आपको मैनेज करना पड़ेगा अगर आप 2 पेपर दे रहे हैं तो सर वो जो टेस्ट सीरीज थी काफी हेल्प हुई, क्योंकि आप टेस्ट सीरीज लगाते हैं ना तो वो पूरा बैकग्राउंड कि पिछले 3-4 साल में क्या सवाल आए तो उनसे रिलेटेड सवाल इसमें वो देते हैं, तो वो काफी हेल्पफुल होता है। अब होता क्या है ना, अब सर ऐसा क्या हुआ कि ये जो पहले हम पढ़ रहे थे कंपनी रूल, वो ख़त्म क्यों हुआ? देखिए ऐसा था, मैंने कहा था हर 20 वर्ष में चार्टर अधिनियम आएंगे। तो 1793 में 20 वर्ष जोड़ूं तो 1813 आएगा, 1813 में 20 वर्ष जोड़ूं तो 1833 आएगा, फिर से 20 वर्ष जोड़ूं 1853 आएगा, और फिर से जोड़ूं तो 1873 आएगा, 1873 आएगा। परंतु यहाँ पर कुछ हुआ। यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर 1857 में हो जाता है एक बहुत बड़ा आंदोलन या क्रांति, जिसे हम कहते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857। वो हम हिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी। बस इतना बता दूंगा कि कहीं ना कहीं ये देखा गया, अगर मैं दक्षिण का हिस्सा थोड़ा हटा दूं, भारत का दक्षिण और जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है उसको थोड़ा मैं हटा दूं, तो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा भारत एक हो गया था। किसके विरुद्ध? अंग्रेज़ों के विरुद्ध। तो कहीं ना कहीं अंग्रेज़ जाने वाले थे। यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो आज़ादी हमें 1947 में मिली थी वो 90 वर्ष पहले ही मिल जाती, 1857 में। परंतु अंग्रेज बहुत दिमाग के अच्छे थे। वो जानते थे कि हाउ टू प्ले द डिप्लोमेसी, वो जानते थे कैसे डिप्लोमेसी खेलें। ठीक है, तो यहीं से हमें पता चलता है बात होती है, बात पावर की नहीं होती है, बात होती है इंटेलेक्चुअल होने की, राइट। पावर की बात होती तो कुछ अंग्रेज इतने, लगभग आप मान के चलिए 30 करोड़ से ज़्यादा की जनसंख्या थी इस समय, 30 करोड़ से ज़्यादा। और अंग्रेज क्या होंगे? मुश्किल से, मेरे हिसाब से एग्जैक्टली तो मैं कह नहीं सकता, पर बहुत कम होंगे, राइट। फिर भी आपने देखा 90 वर्ष और राज कर गए अंग्रेज। तो वो क्या था, वो अब देखते हैं। देखिए, जब पूरा आंदोलन हो गया तो अंग्रेजों ने कहा चलो एक काम करते हैं। जो ब्रिटिश सरकार है वो एकदम पिक्चर में आई। उसने जो हमारे आंदोलनकारी के जो मुखिया थे, गोपाल कृष्ण गोखले टाइप लोगों से, उन्होंने कहा कि भैया आपके ऊपर जो शोषण किया है वो हमने नहीं किया है। यानी कि ब्रिटिश सरकार का आदमी कह रहा है, ब्रिटिश सरकार का, कि हमने नहीं किया है, वो किया है इस कंपनी ने। ये कंपनी की शिकायत तो हमारे पास कब से आ रही है, उसीलिए तो हम अधिनियम बना बना के इनको लगाम पे रख रहे हैं। हमने तो किया ही नहीं। हमारा तो बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है। आप जानते हैं कि जो ब्रिटेन है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो हमारी वजह से तो ये शोषण जो है आपका कम हुआ है। अब एक काम करते हैं, हम ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा रहे हैं, अब आप पे शासन प्रशासन हम करेंगे, और हम बड़े, हमारा देश बड़ा है और आप हमारे देश का हिस्सा रहेंगे। यानी कि आप हमारी कॉलोनी रहेंगे। क्या रहेंगे? कॉलोनी। तो कहीं ना कहीं जो भारतीय जो लोग थे काफ़ी खुश हो गए, अरे वाह अब आएगा मज़ा। तो यहाँ पर से देखिए इन्होंने फिर तुरंत क्या किया, विद इन अ ईयर, यानी कि 1 वर्ष के भीतर अधिनियम पारित किया, जिसका नाम भी इन्होंने भारत के नाम पर रखा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पहले चार्टर बन रहा था। चार्टर किसको रिप्रेजेंट करता है? महारानी को। पर इस बार देखिए, दिमाग देखिए, कहते हैं ना शब्दों का खेल होता है। तो लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, तो नाम इस भारत का आ गया तो लोग खुश हो गए। तो इसके कुछ नियम देख लेते हैं। अब क्या क्या इसने जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जो उपाधि थी, जो पोस्ट थी, जो डेजिग्नेशन था, उसको चेंज करके क्या बना दिया? वाइसरॉय। अब पहले 1858 से पहले आपका जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहलाया करता था, अब वो क्या कहलाएगा? वाइसरॉय ऑफ द इंडिया, राइट। जो पहला वाइसरॉय बना वो बना लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। अब आपने क्या याद रखना? पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बना? वॉरेन हेस्टिंग। पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बना? विलियम बेंटिक। पहला वाइसरॉय कौन बना? कैनिंग। तो ये बात आपने याद रखनी है, एग्जाम में फैक्चुअल डेटा है, बहुत बार पूछा जाता है। और साथ में इसमें एक नया ऑफिस भी डाला गया जिसका नाम है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट करके एक नया ऑफिस बनाया गया। मतलब एक ऑफिस का मतलब है कि एक व्यक्ति क्या होगा, अब रिक्रूट होगा और वो क्या कहलाएगा? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। यानी कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्या होगा? वाइसरॉय से भी ऊपर बैठेगा। अब भारत के लिए सबसे टॉप मोस्ट कौन पर्सन है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। वाइसरॉय इसको रिपोर्ट करेगा, राइट। और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, इसकी मदद के लिए 15 मेंबर्स की काउंसिल बनाई गई। जैसे आपने देखा 1773 में आपको देखा था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के लिए 4 मेंबर्स की,
और हमारे जो सेक्रेटरी साहब हैं उनके लिए 15 मेंबर की काउंसिल बनाई गई। ठीक है, यहीं पर ये मैं आपको डेटा देता हूँ, इसको एक नाम और दिया गया, काउंसिल ऑफ इंडिया, काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, और यहीं पर से हमने देखा कहीं ना कहीं शुरुआत होती है डिसइंटीग्रेशन की। ये दिख रहा है आपको, अब यहाँ से डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, यानी कि मतलब पावर कहीं ना कहीं अब डिस्ट्रीब्यूट शुरू हो जाएगा। पहले 1773 से एक शुरुआत हुई कि माफ़ कीजिएगा 1773 से सेंट्रलाइजेशन की एक शुरुआत हुई थी पावर की, जो कि क्लाइमेक्स में पहुंची थी 1833 वाले अधिनियम से, राइट। अब कहीं ना कहीं अब उसकी स्टार्टिंग हो जाएगी, स्टार्टिंग डिसइंटीग्रेशन की, यानी कि हल्के हल्के जो बॉम्बे और मद्रास का जो गवर्नर है उनको उनकी जो लॉ मेकिंग पावर थी वो वापस मिलना शुरू हो जाएगी, पूरी तरह नहीं मिली है, शुरू हो जाएगी, राइट। तो मुझे उम्मीद है ये बात आप यहाँ तक समझ गए होंगे। आगे देखते हैं, अब ऐसे ही फिर कुछ 1858 के बाद 3 इंडियन काउंसिल एक्ट पास किए जाते हैं, 3 याद रखिएगा, 3। कौन कौन से? एक इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, एक इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 और एक इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, राइट। ये बात याद रखेंगे। अब देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ पिक्चर पे ज़रा फोकस करिए, क्योंकि पिक्चर पे फोकस करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट जो मैं बताने वाला हूँ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर ये लगान मूवी का एक सीन है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये राजा रजवाड़े होते थे, क्योंकि उस समय जो भारत है जब अंग्रेज शासन करते थे तो भारत 2 भागों में बटा हुआ था। एक जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश सरकार डायरेक्टली रूल करती थी, प्रत्यक्ष रूप से शासन करती थी, और एक अप्रत्यक्ष रूप से यानी कि इनडायरेक्ट वे में, यानी कि उनका जो रिप्रेजेंटेशन करते थे वो करते थे ये राजा रजवाड़े। तो राजा रजवाड़े अपने प्रांत जो उनका एरिया था उसमें राजा की तरह रहते थे, और जो भी लगान होता था, जो टैक्स होते थे, देते रहते थे अंग्रेज़ों को। और ये कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों की चापलूसी करते थे। क्या करते थे? चापलूसी। अंग्रेज इनसे खुश रहते थे। अब समझिए, होने को तो ये भी तो भारतीय हैं तो ये इंडियन, ठीक है तो इंडियन, पर ऐसे इंडियन हैं जो अंग्रेजों के विरुद्ध कभी काम नहीं करते, उन्हीं के हिसाब से करते हैं, क्योंकि निजी स्वार्थ है। क्योंकि उसमें उस समय कोई ऐसी भारत वाली तो बात नहीं थी ना, एक देश प्रेम तो था नहीं, क्योंकि छोटे छोटे प्रांत बने हुए थे, लोगों को अपने प्रांत की रहती थी। अब देखिए, ये मैंने क्यों बताया आपको, अब आपको समझ में आएगा हुआ क्या कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1860 बनाया, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि भारतीयों ने आंदोलन किया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 1858 पास हुआ मतलब। फिर कहीं ना कहीं जितने भी एक्ट आएंगे आप देखोगे कहीं ना कहीं जो भारतीय हैं उनको रिप्रेजेंटेशन मिलता जा रहा है, भारतीयों के पास पावर आती जा रही है, क्योंकि अब भारतीय पढ़े लिखे होते जा रहे हैं। तो हम देखेंगे हल्के हल्के जो ब्रिटिशर्स हैं वो कहीं ना कहीं भारतीयों को अपने साथ जोड़ते जाएंगे, जिससे कि वो राज करते रहें। इसीलिए तो 90 वर्ष तक राज कर दिया इन्होंने, आंदोलन के 90 वर्ष तक। और अब यहाँ पर तो सबसे पहले है कि जो वाइसरॉय है, अब हम वाइसरॉय कहेंगे क्योंकि 1858 से वाइसरॉय बन गया, वो मनोनीत करता है 3 भारतीयों को लेजिस्लेटिव काउंसिल में। मैंने कहा ना लेजिस्लेटिव काउंसिल बनती है 1853 से, तो पहले उसमें डायरेक्ट भारतीयों को नहीं लिया गया था। अब यहाँ से शुरुआत हो जाती है भारतीयों को लेने की। अब इसमें भारतीय कौन कौन है देखेंगे, एक सेकेंड। वो भारतीय हैं, सबसे पहला राजाओं बनारस, फिर महाराजाओं पटियाला, और एक है सर दिनकर राव। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पर राजा महाराजा और सर दिनकर राव भी ऐसे थे जो कहीं ना कहीं अंग्रेजों के कठपुतली थे। तो राजा महाराजा जितने थे ये अंग्रेजों के ही हिसाब से चलते थे, चापलूसी करते थे। तो इसीलिए अंग्रेजों ने ये दिखा दिया कि देखो हमारी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं अब हमने उसमें भारतीयों को भी डाल दिया है। तो जितने भारतीय थे वो खुश हो गए, पर असल में आप जानते हैं ये भारतीय ऐसे थे, ये राजा रजवाड़े ऐसे थे जो ब्रिटिशर्स के हिसाब से काम करेंगे, राइट। तो ऐसे ही ये लोग गेम खेलते थे, कौन? ब्रिटिशर्स। तो सबसे पहले याद रखेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन तैयार हो गया आपका कि कौन ऐसा व्यक्ति था या कौन ऐसा भारतीय था जो विधायिका परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो पहला भारतीय हिस्सा बना, वो है सर दिनकर राव। क्योंकि ये जो है राजाओं बनारस और महाराजाओं पटियाला, ये तो जो भी राजा बनेगा बनारस का वो अपने आप सदस्य हो जाएगा, जो महाराजा बनेगा पटियाला का वो अपने आप सदस्य हो जाएगा। परंतु सर दिनकर राव ऐसे व्यक्ति थे जो पहले भारतीय बने जो लेजिस्लेटिव काउंसिल का भाग बने। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे, पहले भारतीय कौन थे? सर दिनकर राव। मैंने लेजिस्लेटिव काउंसिल बोला है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल नहीं बोला है, इसलिए अभी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कोई भारतीय नहीं है, राइट। आगे बढ़ते हैं। इट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बंगाल,
नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस और पंजाब। देखिए नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस जो है आज का जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला एरिया है वो है, क्योंकि उस समय भारत का क्या मतलब था, पाकिस्तान था थोड़ी ना अस्तित्व में, तो जो बॉर्डर है बिटवीन पाकिस्तान और अफगानिस्तान वो वाला क्षेत्र है नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस। तो क्या हुआ कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो भी प्रांतों में भी डाल देगी। जो प्रांत से आप ये समझिए कि उस समय क्या होता था, जैसे एक बार पिक्चर में दिखा देता हूँ आपको, एक सेकंड। देखिए ऐसा था कि ये सेंटर होता था जहाँ पर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बैठता था, अब जो वाइसरॉय हो चुका है, राइट। इसके पास अपनी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी और एक लेजिस्लेटिव काउंसिल होती थी, राइट। वैसे ही इनके नीचे ऐसे एक प्रोविंसेस होती थी, जैसे आज के समय में होता ना केंद्र और राज्य, जैसे हरियाणा एक राज्य है, तो उस समय राज्य को ये लोग प्रांत कहते थे, प्रोविंस कहते थे। तो प्रोविंस में भी एक गवर्नर बैठता था, अभी भी वो गवर्नर है, ठीक है, वाइसरॉय तो ऊपर बैठा है केंद्र में, गवर्नर होता था, उसकी भी दो होती थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और जिसकी लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई जा रही है उसके पास लेजिस्लेटिव काउंसिल आ रही है, जिसकी बनाई जा रही है। पहले सबके पास एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, तो यहाँ पर हम लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि इस अधिनियम से जो 3 प्रांत है हमारे, बंगाल, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस और पंजाब, वहाँ पर क्या बना दी गई है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। 1862, 1886 और 1897 ये आपने याद रखना है, राइट। जैसे कि केंद्र की कब बनी, 1853 में केंद्र की। अब ऐसे ये प्रांतों की बनती जा रही है। 1862 में किसकी बनी, बंगाल की, 1886 में नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस की और 1897 में पंजाब की, राइट। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बन जाता है। और सर दिनकर राव वाली बात याद रखेंगे, पहला भारतीय जिसने लेजिस्लेटिव काउंसिल को ज्वाइन किया भारतीय, वो कौन है, सर दिनकर राव। अब इसी इंडियन काउंसिल एक्ट का 1861 का और नियम देखते हैं, पोर्टफोलियो सिस्टम। देखिए पिक्चर, देखिए पिक्चर में आपको दिखता है ना, वर्तमान में पोर्टफोलियो होते हैं। पोर्टफोलियो मतलब जिसमें डिपार्टमेंट को क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, जिससे कि अच्छा मैनेजमेंट रहे, अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन रहे। जैसे आप जानते हैं होम मिनिस्ट्री किसके पास है, अमित शाह जी के पास। डिफेंस मिनिस्ट्री किसके पास है, राजनाथ सिंह के पास। फाइनेंस मिनिस्ट्री किसके पास है, निर्मला सीतारमण के पास। तो ऐसे ये जो डिवीजन होता है इसी को पोर्टफोलियो कहते हैं। तो जो पोर्टफोलियो है ये 1859 में कौन ला गया था, लॉर्ड कैनिंग। भारत में कौन ला गया था, लॉर्ड कैनिंग। कब लाया था, 1859 में। और 1861 में इसको रिकॉग्नाइज किया गया। रिकॉग्नाइज किया गया का मतलब है कि इसको कहीं ना कहीं एक कानूनी दर्जा मिला, कानूनी रूप से इसको, इस पर सहमति दी गई। यानी कि अब जो भी होगा, कोई भी जो वाइसरॉय बनेगा वो कहीं ना कहीं अपने प्रशासन में ये जो पोर्टफोलियो प्रथा है इसको अपनाएगा। अब देखिए यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए तैयार हो गया कि भारत में पोर्टफोलियो कौन लेके आया, लॉर्ड कैनिंग जो पहला वाइसरॉय था। किस वर्ष लाया, 1859। इसको पोर्टफोलियो को रिकॉग्निशन कब मिलता है, कब इसको एक कानूनी दर्जा मिलता है, वो है 1861, राइट। ये बात याद रखनी है। आगे देखेंगे, इट एम्पावर्स द वाइसरॉय टू इशू ऑर्डिनेंस। अब देखिए ऑर्डिनेंस क्या होता है, ऑर्डिनेंस होता है अध्यादेश, जिसे हिंदी में अध्यादेश कहते हैं, जो कि हमारे अनुच्छेद 123 में आता है। वर्तमान का बता देता हूँ, आर्टिकल 1, 2, 3 में जो ऑर्डिनेंस है वो लाते हैं प्रेसिडेंट, और जो 213 है उसमें लाते हैं गवर्नर। ये मैं आपको जो करंट सिचुएशन है उसके हिसाब से बता रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑर्डिनेंस जो आज हमें दिखता है आर्टिकल 1, 2, 3 और 213 में, उसकी जो बुनियाद है वो हमें मिल गई है कहाँ से, 1861 से। और व्हाट इज़ ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस ऐसा होता है, ये बिल्कुल एक लॉ मेकिंग प्रोसेस होती है। इसमें एक एग्जीक्यूटिव आदमी जब लेजिस्लेटिव पिक्चर में नहीं होता है तब वो लॉ बना सकता है। कैसे, इसको ऐसे समझेंगे। आपको पता है जो हमारी पार्लियामेंट है वो हमेशा तो नहीं बैठी होती ना, उसके सेशन होते हैं। जैसे बजट सेशन जो फरवरी, मार्च, अप्रैल चलता है, फिर मॉनसून सेशन होता है, फिर विंटर सेशन होता है, यानी कि कंटिन्यू नहीं बैठते हैं। और लॉ तो वही बनाएंगे, राइट, कौन, हमारी पार्लियामेंट, अगर मैं सेंटर की बात करूँ। अब ऐसी कोई सिचुएशन हो जाए जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है और अचानक हमें किसी कानून की ज़रूरत हो जाए, जैसे आप वर्तमान में देख रहे हैं, आप सब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, AI चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसमें आपको पता है किस तरह से गलत काम हो रहे हैं। तो अचानक कुछ कानून बनाने की ज़रूरत पड़ जाए भारत में, और अभी संसद जो है सत्र में नहीं है, तो क्या होगा। तो इस केस में जो राष्ट्रपति हैं वो एक ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं, अध्यादेश, जो कहीं ना कहीं एक कानून के रूप में ही काम करेगा, राइट। जब इमरजेंसी दिक्कतें होती हैं तब उस समय जो कानून लाया जाता है उसे अध्यादेश कहते हैं। हालांकि इसकी एक वैलिडिटी होती है। ऑर्डिनेंस क्या होता है, कहीं ना कहीं जो पार्लियामेंट है उसे पास कराना पड़ता है। तो सेम सिचुएशन ये भी थी यहाँ पर भी। तो इसमें जो ऑर्डिनेंस लाया जाएगा उसका जो एक एज होगी, एक मैक्सिमम एज होगी, वो क्या होगी, वो होगी 6 मंथ। तो इस समय उसकी जो एज थी वो कितनी थी, फॉर 6 मंथ। ये बात याद रखेंगे। जो प्रेजेंट है, जो करेंटली कितनी है, वो है 6 मंथ 6 वीक,
ये है प्रेजेंट की 6 मंथ 6 वीक, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं, पर उस समय कितनी थी 6 मंथ। तो देखिए यहाँ से आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार होता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 से। सबसे पहले ऑर्डिनेंस यहाँ से आता है, इंट्रोड्यूस होता है और ये 6 माह तक काम करेगा। दूसरा पोर्टफोलियो, लाया तो ये लॉर्ड कैनिंग द्वारा था, पर इसको जो रिकग्निशन है वो मिलता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 से, राइट। तो ये बात आपने याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अब आ गया आपका दूसरा इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। जैसे कि मैंने आपको बताया था 3 इंडियन काउंसिल एक्ट आएंगे आपके पास, 1861, 1892 और 1909 का, राइट। तो अभी दूसरा देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, आप पिक्चर देखिए। सबसे पहले पिक्चर से आपको क्या पता चल रहा है कि जो निर्मला सीतारमण है, जो एक फिनेंस मिनिस्टर हैं, वो कुछ बजट में स्पीच दे रही है। तो आप देखने को सब सुन रहे हैं। तो यही था कि बजट में पहली बार भारतीयों को शामिल होने की इजाज़त मिली और भारतीय पहली बार प्रश्न पूछ सकते थे बजट में। बट किंतु परंतु एक बात याद रखना, वो एक विषय में एक ही प्रश्न पूछ सकते थे। आई रिपीट, एक मुद्दे पे एक ही प्रश्न पूछ सकते थे। तो ये बात याद रखेंगे। तो यहाँ पर से एक क्वेश्चन तैयार हो गया आपका कि पहली बार भारतीयों को बजट में शामिल होने के लिए या प्रश्न पूछने के लिए किस अधिनियम द्वारा शक्ति मिली। तो वो है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। बस सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे, राइट। अब क्वेश्चन है कि सर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कब पूछे गए, तो वो पूछा गया 1909 से, ठीक है। तो जो आखिरी वाला इंडियन काउंसिल एक्ट था 1909, वहाँ से ये पावर और बढ़ा दी गई। यानी कि अब जो भारतीय हैं, जो मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं, दे कैन आस्क दी सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस। तो देखिए ट्विस्ट है, आपसे प्रश्न आता है कि पहली बार भारतीय कब शामिल हो सकते थे बजट में, कब प्रश्न पूछ सकते थे। तो आप वहाँ पर टिक करेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। अगर पूछा जाता है सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन, यानी कि बहस कैसे होती है। देखिए बहस करने का एक ही तरीका होता है, आप नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा दीजिए तो अपने आप बहस हो जाएगी। तो अगर बहस पूछा है या ये पूछा है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस वो एक ही टॉपिक में पूछ सकते हैं, तो वो पावर कब मिली इनको, थर्ड इंडियन काउंसिल एक्ट, जो कि है 1909, राइट। तो वहीं पर हम आ रहे हैं। अब देखिए 1909, आप पिक्चर देखिए, एक साइड आपको दिख रहे हैं जॉन मॉल्ले और एक तरफ दिख रहे हैं लॉर्ड मिंटो। जो मिंटो साहब थे ये वाइसरॉय थे और जो मॉल्ले साहब हैं ये एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, राइट। याद करिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से दोनों ही आए। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया क्या बन गया, वाइसरॉय, और एक नया पद बना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो वहाँ से ये पिक्चर में है 1858 से। तो इन दोनों ने मिलके कुछ सुधार दिए, कुछ अपने लेवल पे इन्होंने कहा इस तरह का काम होना चाहिए, इस तरह का काम होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही भारत में हैं। तो भारत की स्थिति देख के इन्होंने कुछ नियम दिए इस तरह से। फिर ये जो पास होंगे वो तो ऑब्वियसली बात है, लंदन की जो पार्लियामेंट है वहाँ से पास होंगे ना। तो वहाँ पर इन्हीं के जो रिफॉर्म्स हैं उनके बेस पे ये जो एक्ट है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 बना। इसीलिए जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 है उसको हम मॉल्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं। मॉल्ले का नाम इसलिए पहले लिखते हैं क्योंकि वो पद में बड़ा है। तो एक स्टैंडर्ड होता है जिसका पद बड़ा होता है, उसका नाम पहले लेते हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखेंगे। तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन बनेगा कि मॉल्ले मिंटो रिफॉर्म किसका दूसरा नाम है, कौन से अधिनियम का, तो आप कहेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 या लास्ट इंडियन काउंसिल एक्ट, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी सेंटर की, कब से बनी थी वो, चार्टर एक्ट 1853 से। तो वहाँ पर मेंबर्स थे उस समय सिर्फ 6, पर अब क्या है, हल्के हल्के 16 हो गए थे। तो इस एक्ट से कहीं ना कहीं वो मेंबर कितने बढ़ा दिए, फ्रॉम 16 टू 60। तो मैक्सिमम कितने बढ़ा दिए, 60, फ्रॉम 16 टू 60। वैसे ही प्रोविंसेस में भी थे, पर प्रोविंसेस में अलग अलग प्रोविंसेस थे, तो उससे अभी कभी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आपसे। सेंटर तो एक ही थी ना, तो इसीलिए पूछते हैं कि मेंबर 60 कर दिए गए, किस एक्ट से करें। तो यू विल से इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, राइट। ये बात याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। ये मैंने बताया था आपको सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, ये मैंने पहले ही बता दिया। तो कहाँ से आया है, 1909। 1892 से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं बजट में, परंतु सप्लीमेंट्री क्वेश्चन 1909 से, ठीक है। अब याद रखेंगे, पहला मैंने नाम दिया था आपको सर दिनकर राव, और मैंने ये भी कहा था ये पहले थे जिन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल ज्वाइन करी थी वाइसरॉय की। और यहाँ पर आप देखेंगे SP सिन्हा, यानी कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है, ही वॉज द फर्स्ट इंडियन जिन्होंने वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल ज्वाइन करी। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल ज्वाइन करी
और सर दिनकर राव ने लेजिस्लेटिव काउंसिल ज्वाइन करी। तो आपसे वो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, एग्जीक्यूटिव पूछ रहा है या लेजिस्लेटिव पूछ रहा है, उस हिसाब से आप ऑप्शन में टिक करके आइएगा, क्योंकि वो ऑप्शन में दोनों देगा, सर दिनकर राव भी देगा और जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वो भी देगा, जिससे कि आप गलती करके आइए, राइट। तो मुझे उम्मीद है आप इसमें गलती नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आप देखते हैं अभी संसद में होता क्या है, बहस होती है, पिक्चर देख रहे हैं अब, इसमें आप दिख रहा होगा बहस हो रही है बहुत ज़्यादा। तो मैंने बताया बहस होने का जो आधार होता है वो ये होता है, किसी को शक्ति दे दीजिए कि आप एक ही विषय पर काफ़ी क्वेश्चन पूछिए, तो फिर वहाँ बहस होती है, राइट। इसीलिए वर्तमान में हमें दिखती है बहस। आगे देखते हैं, अब नेक्स्ट एक्ट हम देखेंगे। यहाँ पर देखिए वही है जैसे वहाँ पर मोल्ले और मिंटो थे, यहाँ पर आएंगे आपके मोंटेग्यू और चैम्सफोर्ड। मोंटेग्यू आपके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और चैम्सफोर्ड आपके वाइसरॉय थे, ठीक है। दोनों मिलके सुधार देते हैं, रिफॉर्म देते हैं भारत में बैठ के, और उन्हीं के आधार पे एक एक्ट पारित होता है जिसे हम कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है। तो इसको मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है, ये बात आपने याद रखनी है। देखते हैं आगे। इट रिलैक्स सेंट्रल कंट्रोल ओवर द प्रोविंसेस बाय डिमार्केटिंग द सेपरेट सेंट्रल प्रोविंशियल सब्जेक्ट। देखिए मुझे पता है आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। देखिए जो हमारा संविधान है आज का, उसमें कुछ स्केड्यूल्स हैं, स्केड्यूल्स को हिंदी में कहते हैं अनुसूचियाँ। वर्तमान में 12 है, जब संविधान बना था तो 8 ही थी, पर वर्तमान में 12 है। अब मैं बात कर रहा हूँ स्केड्यूल 7 का, यानी कि अनुसूची 7 की बात कर रहा हूँ। वहाँ पर बात की गई है डिवीजन ऑफ पावर की, डिवीजन ऑफ पावर प्लस डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट, यानी कि जब डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट होगा तो अपने आप डिवीजन ऑफ पावर होगा। अर्थात एक एग्जाम्पल से बताता हूँ आपको, जैसे कुछ मुद्दे होते हैं, जैसे बात होगा सिक्योरिटी की, देश की जो सिक्योरिटी है उसे कौन देखेगा, तो वो मुद्दा रखा गया है केंद्र के पास, यानी कि सेंटर उसमें कानून बनाएगा। सिक्योरिटी की बात होगी जब, या रेलवे की बात होगी। वैसे ही एक मुद्दा है आपका ज़मीन, लैंड या पुलिस, उसको रखा है राज्य में, तो वहाँ पर जो भी कानून बनाएगा वो राज्य बनाएगा, केंद्र इंटरफेयर नहीं करेगा। वैसे ही हमारे पास एक और लिस्ट होती है जिसे इंग्लिश में कहते हैं कॉन्करेंट, हिंदी में कहते हैं समवर्ती सूची। यहाँ पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाता है। उदाहरण एडुकेशन, शिक्षा जो आपका है, वहाँ पर आप देखते होंगे नीट है, चाहे राज्यों के विश्वविद्यालय होते हैं वहाँ पर नियम जो होते हैं वो नीट के हिसाब से चलता है। जो नीट क्वालिफाई करेगा उसकी एंट्री होगी, जो कैट क्वालिफाई करेगा वो एंट्री होगी, राइट। तो इस तरह से जो विषय हैं वो विभाजित किए गए, डिवीजन किया गया। तो ये डिवीजन ऑफ जो सब्जेक्ट है, इसकी जो बुनियाद है वो कहाँ से शुरू हुई, वो यहीं से तो शुरू हुई, एक्ट 1919 से। तो यहाँ पर आप देखेंगे डिमार्केटिंग हुई, सेपरेटिंग हुई सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट की। तो आपसे पूछा जाएगा कि जो सब्जेक्ट हैं, जो स्केड्यूल 7 में हमें दिखते हैं देयर इज़ अ डिमार्केशन, वो कहाँ से शुरू होती है, तो आप कहेंगे 1919 से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से, राइट। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बाइकैमरल लेजिस्लेचर। अब उससे पहले पिक्चर में आइए। अब जानते होंगे जो आरओ होता है, आजकल तो हर घर में ये आरओ पाया जाता है कि अच्छा पानी पिए, तो यहाँ पर डबल फिल्टर लगे होते हैं, जिससे कि पानी एक बार फिल्टर हो जाए फिर दोबारा फिल्टर हो जाए, जिससे कि आपको एक प्योर पानी मिल जाए, राइट। वही सिद्धांत होता है आपके लॉ मेकिंग में। देखिए अगर कानून अच्छा बन गया तो वो समाज को एक सभ्य समाज बनाता है, वहीं पर अगर कानून गलत बन गया तो वो सभ्य समाज को समाज की तरफ ले आता है, यानी कि बुरी तरफ ले आता है। तो इसीलिए कोशिश ये की जाती है कि जो संसद है या ऐसा संस्थान, ऐसा इंस्टीट्यूशन जहाँ लॉ बनाई जाती है, वहाँ पर फिल्ट्रेशन लगाया जाए। और फिल्ट्रेशन ये कैसे लगाते हैं, डबल हाउस बना के, ठीक है। अब उदाहरण देखें, संसद में आपको पता है 2 हाउसेज हैं, 2 सदन हैं। फॉर एन एग्जाम्पल आप देखिए लोकसभा एंड राज्यसभा। वैसे ही कुछ राज्यों से मेरा तात्पर्य है, क्योंकि हर राज्य वर्तमान में देयर आर 28 स्टेट्स, उसमें से केवल 6 जो स्टेट है उन्हीं के पास डबल हाउस है, राइट। वो राज्य हैं आपके, उसे नोट आपने करना है। वो है आपका यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ये ऐसे राज्य हैं जिनके पास डबल हाउस है, जिससे कि क्या है कि जो कानून बन के बाहर आए वो काफ़ी फिल्टर होके आए। तो यही है। तो इसकी जो शुरुआत हुई ये हमें कहाँ से मिलती है, 1919 से, ठीक है। पर ये जो बाइकैमरलिज्म लेजिस्लेचर है, यानी कि जहाँ मैंने कहा जहाँ पर एक अपर हाउस होता है और लोअर हाउस होता है, ये डाला गया था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, जहाँ पर वाइसरॉय बैठा है, ठीक है। प्रोविंसेस में नहीं डाला गया था। बाइकैमरलिज्म कहाँ डाला गया था, सेंटर में। और जो मैंने अभी आपको बताया था जहाँ पर डिवीजन ऑफ पावर था,
जहाँ पर सब्जेक्ट अलग अलग थे, कुछ सब्जेक्ट ये देखेंगे, कुछ सब्जेक्ट वो देखेंगे, वो डाला गया था प्रोविंसेस में, प्रांतों में, राइट। ये बात अपनी याद रखनी। आगे देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 क्या कहता है। ये इसने एक नया ऑफिस बनाया, हाई कमिश्नर फॉर इंडिया। कहाँ बनाया है? लंदन में। जैसे पिक्चर देखिए, पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है? एक बूढ़ी महिला है, उसकी देखरेख की जा रही है एक नर्स द्वारा, राइट। यानी कि मोटो है यहाँ से जो निकलता है निचोड़, वो निकलता है देखरेख। तो वैसे ही क्या होता है वर्तमान में, आप जानते हैं जो हाई कमिश्नरी ऑफिस होते हैं, मानते हैं आप लंदन चले गए, आप एक इंडियन हैं, लंदन पढ़ते हैं और आपके साथ कुछ गलत किया जा रहा है वहाँ पर, तो आपके पास एक ऑप्शन होता है, एक विकल्प होता है कि वहाँ जो भारत का जो हाई कमिश्नर बैठे हैं, आप उनके पास शिकायत कर सकते हैं और फिर वो आपकी देखरेख करेंगे। तो ये जो हाई कमिश्नरी सिस्टम जो शुरू हुआ है, इसकी शुरुआत आपको 1919 से मिलेगी। तो लंदन में जो भारत का हाई कमिश्नरी ऑफिस बना है, उसकी शुरुआत 1919 से हुई है, ठीक है। तो यहाँ से भी आपका ये क्वेश्चन तैयार हो गया, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है। और देखिए भारत में आप जानते हैं जो 1858 था, वहाँ से एक नया पद बनाया गया था। भारत में एक अधिनियम था 1858 का, उससे एक नया पद बना था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। पर जब ये 1919 से हाई कमिश्नरी बना दिया गया है, तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का काफ़ी पावर हाई कमिश्नरी ऑफ इंडिया को दे दिया गया, ठीक है। यानी कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की कुछ पावर कम कर दी है, राइट। ये बात याद रखेंगे। तो क्वेश्चन है कि हाई कमिश्नरी ऑफ फॉर इंडिया कब बना? तो आंसर है 1919 में। अब आगे देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 का एक और है, जिसमें अब आप जानते होंगे यूपीएससी की बात हम जब करते हैं, ठीक है। यूपीएससी स्टेट के अपने होते हैं, स्टेट के एसपीएससी होते हैं। तो यूपीएससी की जो बुनियाद है वो यहीं से शुरू होती है। इसी अधिनियम में 1919 वाले अधिनियम में लिखा था कि कहीं ना कहीं एक केंद्र स्तर का पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जाए, लोक सेवा आयोग बनाया जाए। इसीलिए तकरीबन 7 वर्ष बाद, क्योंकि 1919 में ये डिसाइड हुआ था, अगर इसमें 7 ईयर्स आप जोड़ते हैं तो 1926 आएगा। तो 7 ईयर्स आफ्टर 7 ईयर्स फ्रॉम दिस एक्ट अ न्यू इंस्टीट्यूशन वॉज इंस्टॉल्ड एंड दैट वॉज सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन। और यही आगे चल के क्या बनता है? यूपीएससी, राइट। तो ये बात आपने याद रखनी है, राइट। और ये भी याद रखना है कि भारतीयों को सिविल सर्विसेज में कब से आज्ञा मिली, कब से दे कैन अप्लाई? फ्रॉम द एक्ट ऑफ 1853, चार्टर एक्ट 1853। ये बात याद रखनी है, राइट। आगे बढ़ते हैं। इट सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोविंशियल बजट फ्रॉम द सेंट्रल बजट। जैसे कि आप वर्तमान में जानते हैं कि जो केंद्र होता है वो अपना बजट लाता है और हर राज्य अपने लेवल के बजट लाते हैं। तो ये जो सेग्रीगेशन है बजट का, ये कब से शुरू हुआ? ये डिवीजन कब से शुरू हुआ? ये इसी एक्ट से शुरू हुआ, इसी एक्ट में ये नियम था। तो जो आज आपको दिखता है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, ये आंसर आप लोगों को मिल रहे होंगे, राइट। आगे देखते हैं 1919 में क्या है, एक स्टैट्यूटरी कमीशन। इसमें लिखा था कि एक स्टैट्यूटरी कमीशन, स्टैट्यूटरी मतलब होता है कानूनी, इस कमीशन मतलब आयोग। एक कानूनी आयोग बनाया जाएगा जो 10 वर्ष बाद भारत आएगा और ये देखेगा कि जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 बनाया गया है, ये कैसा काम कर रहा है भारत में, मतलब ठीक काम कर रहा है, नहीं कर रहा। और कानूनी आयोग से मतलब है वहाँ की संसद क्या करेगी, इसको एक लॉ मेकिंग प्रोसेस से इसको बनाएगी इस आयोग को। फिर ये आयोग कहाँ आएगा? भारत। कब? आफ्टर 10 ईयर्स। यानी कि कैलकुलेशन के हिसाब से 1919 में अगर मैं 10 ईयर्स जोड़ूँ तो इसको आना चाहिए था 1929 पे, राइट। बट कुछ होता है, आइए देखते हैं क्या होता है। ये 2 साल पहले आ जाता है, यानी कि 1927 में से बना दिया जाता है। और एक बात अच्छी तरह याद रखेंगे, देखिए उस समय कोई प्लेन चलते तो नहीं थे इतने खतरनाक, राइट। इस तरह के शिप थे नहीं जो आज होते हैं। तो उस समय लंदन से आने में समय लग जाता था। तो ये दिसंबर 1927 के आसपास इसको बनाया गया था, 2 वर्ष पहले, एज़ पर द कमिटमेंट। और जो भारत पहुंचा 1928 में। तो बहुत बार पूछा जाता है कि भारत कब पहुंचा है, तो आप कहेंगे 1928। और ये बना कब है, तो वो है 1927। तो क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस हिसाब से आपने टिक करना है, राइट। तो ये जो साइमन कमीशन बनाया जाता है, 2 साल पहले बनाया जाता है। ये कहीं ना कहीं जब भारत पहुंचता है तो इसका बड़ा विद्रोह होता है। देखिए आप राइट साइड पिक्चर देखिए, इसमें क्या दिख रहा है? साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। क्यों कहा जा रहा था ऐसा? क्योंकि देखिए ये भारत की स्थिति पढ़ने आ रहा है ये आयोग, ये कमीशन, और इसमें एक भी भारतीय नहीं है, एक भी भारतीय नहीं है। जब भारतीय नहीं है तो क्या सीखेंगे, क्या समझेंगे वो कि क्या 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 स्थिति चल रही है, राइट। नमक जिसने चखा है वही तो बता सकता है नमक कैसा है, राइट। तो ये 7 मेंबर्स की एक स्टैट्यूटरी कमीशन था और जिसकी जी अध्यक्षता करी थी वो करी थी जॉन साइमन ने, इसीलिए इसका नाम पड़ा साइमन कमीशन। तो एग्जाम में आ जाएगा क्वेश्चन कि साइमन कमीशन की बात किस अधिनियम में लिखी गई थी, तो आप कहेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। और ये कब बना? 1927। और ये कब भारत पहुंचा? 1928। तो देखिए एक ही आयोग से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। आगे देखते हैं।
अब सीधे हम आ रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। देखिए इसके बीच काफ़ी चीज़ें होती हैं, विद्रोह होता है, जैसे फिर भी साइमन कमीशन क्या करता है, अपनी रिपोर्ट दे देता है। उस रिपोर्ट के आधार पे 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज होते हैं, जिसमें जो गांधी जी ये केवल दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आए थे, इस तरह से। फिर एक वाइट पेपर आता है, फिर उस वाइट पेपर के आधार पे कहीं ना कहीं एक एक्ट बनता है, वो एक्ट है 1935 जो हम पढ़ने वाले हैं। अब प्रश्न है सर ये बातें आप क्यों नहीं पढ़ा रहे हमें, क्योंकि वो आपके मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक है, ठीक है, तो वो हम मॉडर्न हिस्ट्री में देखेंगे, पॉलिटी में नहीं देखेंगे। पॉलिटी में हम सीधे एक्ट देखेंगे। तो यहाँ पर यहाँ पर जो एक्ट है इसमें आप देखेंगे कि एक्ट काफ़ी बड़ा था ये, ठीक है। ये इसमें 321 सेक्शंस मतलब धाराएं, और इसमें 10 स्केड्यूल्स मतलब अनुसूचियाँ थी। देखिए एक बात मेरी हमेशा याद रखिएगा, भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, राइट, परंतु भारत जो रिपब्लिक बना था, जो गणतंत्र बना था, वो 1950 में बना था। समझ रहे मेरी बात? तो ये जो 2-2.5 साल का जो डिफरेंस आ रहा है, इस समय भारत अपनी शक्तियाँ कहाँ से ले रहा था, यानी कि संविधान तो बना नहीं था, तो भारत एक राज्य कैसे चल रहा था? तो राज्य चल रहा था एक संविधान से, पर वो टेम्परेरी संविधान था, और वो संविधान क्या था, यही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो कभी आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि जो टेम्परेरी संविधान था बिटवीन 1947 और 1950, या बिटवीन इंडिपेंडेंस एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो कौन सा था कॉन्स्टिट्यूशन? वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसने एक प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन की भूमिका निभाई है, ये बात आपने याद रखनी है, राइट। अब देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो इतना इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देख लेते हैं। इसने जो काउंसिल ऑफ इंडिया थी उसको ख़त्म कर दिया। काउंसिल ऑफ इंडिया कौन थी? याद करिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में मैंने कहा था एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पद बना था, एक नया ऑफिस बना था। उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद यानी कि 15 मेंबर्स काउंसिल बनाई गई थी, वही है ये। तो उसका अंत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 करता है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था, क्योंकि एक हाई कमिश्नर ही बन गया था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को हटा ही दिया था, ना के बराबर था वो। तो क्यों ये जो 15 मेंबर्स के सदस्य थे उनका खर्चा भारत उठाए, क्योंकि खर्चा तो भारत पे ही आ रहा था, राइट। ये हो गया। और इसमें जो फ्रेंचाइजे है उसको 10% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन बढ़ा दिया गया, राइट। तो इस समय जो जनसंख्या थी, मैंने जैसा कि बोला कि लगभग आप मान के चलिए 30 करोड़ के आसपास है। तो 30 करोड़ का आप 10% निकालिए तो 3 करोड़ आएगा। 3 करोड़ के आसपास के जो लोग थे उनको वोटिंग का अधिकार मिला है केवल, और वो आधार भी ये रहता था वो कितने पढ़े लिखे हैं, इस तरह से, राइट। आज देखिए कितना, वर्तमान को कंपेयर करिए, आप लोग कितने लकी हैं कि आपके लिए सिर्फ एक ही आधार है वोट देने का कि आप 18 वर्ष से ऊपर के हो जाइए, ठीक है। बाकी आप किसी भी वर्ग को बिलोंग करते हैं, क्या आपकी आर्थिक स्थिति है, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र की जो बुनियाद होती है वो यही होती है, वोट, पावर ऑफ द वोट, राइट। तो हम बहुत लकी हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखेंगे, 10% बढ़ा दी गई है। आगे देखते हैं कि आप जानते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश करने की बात उठी, कब? इसी एक्ट में। अब यहाँ पर एक प्रश्न है, कभी आप देखेंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब इस्टेब्लिश हुआ, तो वहाँ पर आपको दिखेगा 1934, एक सेकेंड, 1934 दिखेगा। फिर आप कहेंगे सर आपने तो पढ़ा दिया 1935 में। ये 1935 में ये बात लिखी गई है कि रिजर्व बैंक को इस्टेब्लिश किया जाए। तो सर ये क्या कन्फ्यूजन है? जो पहले से ही इस्टेब्लिश है उसको इस्टेब्लिश होने की बात 1 साल बाद क्यों की जा रही है? देखिए इसका आंसर बताता हूँ। अब इसका आंसर आप ऐसे समझिए, जैसे आपने देखा ये वर्तमान में नीति आयोग चल रहा है, राइट, बढ़िया चल रहा है, पर नीति आयोग एक स्टैट्यूटरी कमीशन नहीं है, मतलब उसके पास कोई कानूनी शक्ति नहीं है, उसका आधार कोई कानूनी नहीं है, वो चल रहा है, वो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से आया है, ठीक है। यानी कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर मतलब बाय द ऑर्डर ऑफ द एग्जीक्यूटिव, ठीक है। जो प्रधानमंत्री जी हैं, जो मंत्रिपरिषद, उन्होंने कहा प्लानिंग कमीशन खत्म, अब आएगा नीति आयोग। अब समझिए नीति आयोग बहुत अच्छा काम कर रहा है, अब उसे बहुत स्ट्रांग बनाना है, क्योंकि अभी अगर मानते हैं वर्तमान में फिर केंद्र में कांग्रेस आ जाए तो कांग्रेस ईजिली नीति आयोग को हटा देगी। परंतु इमेजिन करिए नीति आयोग बहुत अच्छा काम कर रही है, और नो डाउट कर रही है, तो इसको अब स्ट्रांग बनाना है। तो इसको स्ट्रांग बनाने का 2 तरीके हैं, एक थोड़ा स्ट्रांग, एक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग। तो थोड़ा स्ट्रांग इसको कैसे बनाया जा सकता है? इससे रिलेटेड एक्ट पास कर दीजिए, मतलब एक बिल लाइए नीति आयोग से रिलेटेड कि इसे कानूनी दर्जा देना है, उसको लोकसभा में पास कराइए, फिर राज्यसभा में पास कराइए, फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर लीजिए, फिर वो क्या बन गया, एक स्टैट्यूटरी बॉडी, जो अभी तक क्या है, एग्जीक्यूटिव बॉडी, और ये प्रोसीजर हो जाता है वो क्या बन जाएगा, स्टैट्यूटरी बॉडी, कानूनी आधार। और मानते हैं कि कांग्रेस आ जाती है, अब उसको हटाना चाहती है, तो उसको हटाने के लिए उन्हें फिर से बिल लाना पड़ेगा और उससे ज़्यादा बहुमत से उसको पारित कराना पड़ेगा, तब जाके वो हटेगा, राइट।
तो ये एक तरीका, और बहुत स्ट्रॉन्ग इसे बनाना है तो इसे एक संवैधानिक दर्जा दे दीजिए, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दीजिए, राइट। तो ये है, तो यही बात यहाँ पर लागू होती है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से, उसकी कोई कानूनी अधिकार नहीं था, परंतु इस एक्ट में 1935 में कहा गया कि अब इसको एक स्थापित करो, इसको स्टैब्लिश करो। अब मुझे उम्मीद है आप ये बात समझ गए होंगे कि आरबीआई को कहीं ना कहीं कानूनी दर्जे देने की बात आई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, ये बात याद रखें। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अभी हमने देखा था कि 1919 में कहीं ना कहीं यूपीएससी को स्थापित करने की बात आ गई थी और वो 1926 में एस्टैब्लिश कर दिया गया, राइट। तो यहीं पर क्या है, फिर अब इसको ज़्यादा और फॉर्मलाइज किया गया क्योंकि अब स्टेट पीसीएस भी है ना हमारे, तो जो केंद्र वाला है उसको फेडरल बना दिया गया। असल में यूपीएससी यहीं से आया है क्योंकि अंग्रेजों के समय में फेडरल कहते थे, हमने उसको यूनियन कहा, तो यूनियन ये हो गया। और जो प्रोविंशियल है जिसे आप स्टेट पीसीएस कहते हैं, जैसे कि आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं हरियाणा की, वो स्टेट पीसीएस में आता है, और जो हमारे जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं वो भी यहीं से आए हैं, ठीक है, इसी नियम में लिखा गया है। तो वर्तमान में जो भी है, चाहे जॉइंट है चाहे स्टेट है, उसकी जो बुनियाद है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हुई है, राइट, ये बात याद रखेंगे। इसके बाद जो एक्ट आया था वो 1947 आया था, तो भारत उसमें आज़ाद हो गया था, राइट। तो उसमें कुछ इतना ज़्यादा आपके लिए नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपका जो है वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है, तो वो इस बात का हम ध्यान दे रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल ना हो जाए, वो ठीक नहीं है आपके लिए, राइट। अब देखिए, ये लक्ष्मीकांत का एक डेटा है जो आपके बहुत काम आएगा, क्योंकि इसमें ये डेटा बहुत बार पूछा जाता है कि जब एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट बनी थी, यानी कि 1947 में भारत आज़ाद हो गया, तो एक गवर्नमेंट बनाई गई थी, टेम्परेरी बेस में गवर्नमेंट बनाई गई थी, क्योंकि चुनाव तो हुए नहीं थे, क्योंकि संविधान लागू ही नहीं हुआ था। संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। तो 1947 के समय में एक इंटरिम कैबिनेट बनाई गई थी, गवर्नमेंट बनाई गई थी। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे उस समय, तो वो थे मौलाना अबुल कलाम। फिनांस कौन देख रहे थे? आर के शनमुगम चेट्टी। पहले वित्त मंत्री कौन बने, इस तरह से, ठीक है। तो ये आपने डेटा याद करना है, ठीक है, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन। तो इसमें पढ़ाने का कुछ है नहीं, फैक्चुअल डेटा है, तो मैंने आपको इसलिए दिया, ये इंपॉर्टेंट है, तो आपने ये पढ़ना है, राइट। चलिए, अब मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, जिसमें आपने देखा एक कॉन्सेप्ट के साथ साथ एक फैक्ट्स की इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर की गई। अब आइए मेन टॉपिक पे आते हैं। ये जो टेस्ट सीरीज़ हैं, इससे रिलेटेड जितने भी ये जो 20 टेस्ट हैं, ये आपको मात्र 999 में दिए जाएंगे, राइट। और यहाँ पर जो आपके लिए ऑफर है वो ये है कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे, इसमें आपको 20 के 20 जो टेस्ट सीरीज़ है वो दी जाएंगी, प्लस जो प्रीमियम लेक्चर्स हैं, जैसे कि आज आप देख रहे होंगे, ये ओपन टू ईयर है, मतलब सबके लिए फ्री है, पर जो आने वाले हैं वो जब आप परचेस करेंगे तभी आपको मिलेंगे। तो पढ़ाने का तरीका यही रहेगा, कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा और फैक्चुअल दिया जाएगा विद पिक्चर्स। तो ये आप जब लेंगे टेस्ट और प्रीमियम लेक्चर्स, इट विल कॉस्ट यू ओनली 9,999 ओनली, राइट। और आगे देखते हैं, यहाँ पर आप देखिएगा, जब आप प्रीमियम लेक्चर्स लेते हैं, जैसे मानते हैं कि उदाहरण है कि आपने क्या किया, मॉडर्न हिस्ट्री में क्लिक किया, तो यहाँ पर आपको लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3 ऐसे दिखेगा, राइट, विथ टॉपिक नेम, ठीक है। तो इसमें क्या फ़ायदा होता है, देखिए इंपॉर्टेंट क्या होता है, आप कितने भी अच्छे पढ़ाई कर लीजिए, कितना भी अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, बट हमारा माइंड भूलता है थोड़ा, राइट। अब होता क्या है, जब एग्ज़ाम नज़दीक होता है तो रिवीजन तभी अच्छा होता है जब एक सिस्टमेटिक वे में ऑर्गेनाइज होता है। तो यहाँ पर ऑलरेडी गोयला क्लासेस की तरफ से इसको सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिससे कि जब आप रिवीजन करें तो आपको दिक्कत ना हो। ये काम भी हम कर रहे हैं, बस आपने क्या करना है कि हमारे नोट्स को फॉलो करना है, हम जो भी आपको डेटा देते हैं उसको रिवाइज करते रहना है, राइट। तो इस तरह से, और देखिए ये हमारे ऐप है जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आप अपने आप को अपडेट रख सकते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे, जब स्टार्टिंग में कोई मैम है, जो महक मैम है, उन्होंने सारा आपको बताया होगा किस तरह से क्या स्ट्रैटेजी होती है। तो ये उनका कमेंट आया था, ये आप तक इसलिए दिखाया जाता है कि जो ऑथेंटिसिटी है हमारी वो आप तक पहुँचे। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये एक अचीवमेंट है हमारे, राइट। और इस तरह से ये टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन कर लेना, जिसमें हम जो जितने भी कुछ PDF फॉर्म होते हैं जो आपके एग्जाम रिलेवेंट होते हैं उसे अपलोड करते हैं, जिससे कि आप उनको डाउनलोड कर पाएँ कभी भी। और यहाँ पर देखिए, ये जो नंबर आपको दिख रहा है, आपके कोई भी क्वेश्चन से, कोई भी क्वेरीज़ हैं, कहीं पर कन्फ्यूजन हो जाता है, तो आप इन नंबर्स पे 24/7 आप इनको कॉल कर सकते हैं, राइट। तो मुझे उम्मीद है लेक्चर आपको पसंद आया होगा। यहीं से मैं अपना लेक्चर एंड करने जा रहा हूँ। जय हिंद।